चारों तरफ हमारे लोगों का कत्लेआम हो रहा है, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। अनफॉर्चुनेट बात तो यह है कि देश में 130 से 135 करोड़ लोग हैं और इस 130 से 135 करोड़ में 111, 110, कम से कम 110 करोड़ लोग बहुजन समाज के हैं, जिनको हम अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के तौर पे नाम लेते हैं। ये बहुजन लोग 85% हैं और पूरे दुनिया के अंदर इस बात की स्टडी हुई है, अमेरिका ने इसकी स्टडी की है, हमारे खून के नमूनों की जांच हुई है और डीएनए जांच से पता लगा है कि देश के अंदर जो 85% बहुजन है उनका खून एक है, उनके पूर्वज एक थे, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हमारी जो बौद्ध संस्कृति थी वो इतनी रिच कल्चर है, बहुमूल्य संस्कृति, जिसमें सबके लिए समता है, मैत्री है, भाईचारा है, दया है, ममता है, करुणा है, समानता है, न्याय है, जहां किसी का शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां कोई छोटा व बड़ा नहीं है, जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्याणकारी भावना है। जब तक भारत बौद्ध में था तब तक भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन जिस दिन धोखे से पुष्यमित शुंग के माध्यम से पतंजलि ने राजा बृहद्रथ की जो हमारे पूर्वज थे उनकी धोखे से हत्या करवा दी, उसके बाद 84,000 बौद्ध मठों को तुड़वाया, बौद्ध विहारों को तुड़वाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई और उसके बाद देश से बौद्ध धर्म को खत्म किया। वहीं से भारत का विनाश शुरू हुआ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बुद्ध के समय पे अगर आप देखेंगे सम्राट अशोक के समय के आसपास, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे थी, लेकिन आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी डूब चुकी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे निकल गए हैं। ये जातियां किसने बनाई? क्या हमारे समाज के लोगों को उसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसको अध्ययन नहीं करना चाहिए कि जाति बनाई किसने और जाति बनाने से फायदा किसे हुआ? हम लोग मूल निवासी हैं। हड़प्पा संस्कृति हमारी संस्कृति थी जिसमें हम सब लोग मिलजुल के रहते थे, तब कोई जातियां नहीं थी। लेकिन लगभग अब से 3,500-4 हजार साल पहले जब आर्यंस भारत में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े भोले भाले हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, कहीं भी देख लो तो शांति शांति और प्रगति ही प्रगति है। वो ऐसी संस्कृति थी हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति, इतनी विकसित थी कि दुनिया की पहली विकसित संस्कृति दजला और फ्रात नदियों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो इराक के अंदर है, और दूसरी मिस्र की और तीसरी भारत की हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी जो दुनिया की सबसे विकसित संस्कृति थी, जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी, जो बहुजनों की संस्कृति थी, जो मूल निवासियों की संस्कृति थी। लेकिन इन लोगों ने उस संस्कृति को कुचल दिया, लेकिन इन लोगों ने हमें गुलाम बना लिया। इन लोगों ने सोचा इनकी संख्या इतनी है, कल को इनको समझ आ गई तो अपने हक अधिकार वापस छीन लेंगे। तो इन लोगों ने हमारे समाज को इतनी सारी जातियों में बांट दिया, हजारों की संख्या में जातियों में बांट दिया, और साथ में धर्मशास्त्रों में लिख के एक धार्मिक बंदिश लगा दी कि जो शूद्र है उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, उनको ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, न देने का अधिकार है, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं है, उनको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग दीनहीन हो गए, गरीब हो गए, गुलाम हो गए। आज सोच के देखिए कि जो देश की खेती की जमीन है, जो देश के प्राकृतिक संसाधन है, जहां लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया पैदा होता है, क्या कहीं हमारा उसमें हिस्सा है? देश के 85% के समाज के पास देश की अर्थव्यवस्था का केवल 10% हिस्सा है। देश की जमीन, देश की प्राकृतिक संसाधन जो जल जंगल जमीन से पैदा होता है, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने जो जमीन से पैदा होती हैं, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर जमीन पैदा हुआ था? क्या खेत की जमीन या तमाम तरह की खाने कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ था? अगर नहीं तो केवल 10-15% लोग देश के 90% संसाधनों पे काबिज क्यों हैं? हमारे लोगों से शिक्षा छीन के हमें दीनहीन बना दिया, गुलाम बना दिया। मुझे पता आप लंबे समय से बैठे हैं, तो आपको मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, ना मेरे पे भाषण देना आता है। मैं क्योंकि हमारे इस पूरे कोरोना काल में जितना नुकसान हमारे समाज को हुआ है, शायद इतना समाज किसी दूसरे को इतना नुकसान नहीं हुआ।
जो लोग धम्म की पताका लेके पूरे देश के अंदर जाते थे, जिन्होंने हम जैसे लोगों को बौद्ध धम्म के प्रति जागरूक किया, बाबा साहेब का मिशन मूवमेंट हमें समझाया, तब तो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, तब उनके भाषण सुन सुन के समता सैनिक दल के बारे में जानकारी, हम समता सैनिक दल के सैनिक बने। तो जिनके भाषण सुन के हम बड़े हुए, हम लोग को धम्म का ज्ञान हुआ, हमको मिशन मूवमेंट क्या होता है इस बात का ज्ञान हुआ। इस कोरोना ने ऐसे हमारे धम्म प्रचारक, धम्म वाहक एक दो नहीं, यहां तो हमने अपने 3 बुजुर्गों की मूर्तियां लगाई हैं, जिनमें शांति स्वरूप बौद्ध प्रमुख लोगों में से हैं, जिसमें रामपाल सिंह गौतम जी प्रमुख लोगों में से हैं, रामरतन बौद्ध जी हैं, DS गौतम जी हैं। ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारी, हमारे जो धम्म के वाहक, जो पूरे भारत के अंदर धम्म को लेके गए। कई जगह तो शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे साथ महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी, जहां हम जा रहे हैं वहीं पे हमारे साथ चल रहे हैं। पूरा जीवन जिन्होंने समाज के लिए लगा दिया, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, आज वो निर्वाण प्राप्त हो गए। तो सबसे पहले मैं उन सबको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आपसे आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा के हमें जागरूक किया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम लोग उन्हीं की तरह अपने पूरे देश के अंदर अपने समाज को जागरूक करें और अपने अंदर से जो व्याप्त जातियां हैं, इन जातियों को खत्म करने का काम करें। इसलिए हमने नारा दिया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और हमारी संख्या अगर 110 करोड़ है, इसका मतलब हम देश की सबसे बड़ी सामाजिक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। हम देश के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, तो हम देश की आर्थिक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम सारे बुद्धिजीवी हमारे समाज के एकजुट हो जाए और एक प्रण ले ले कि हमें अपने बीच में व्याप्त इस जाति व्यवस्था को खत्म करना है। अब हम सब लोग जिस धम्म को हमारे पूर्वज मानते थे, जो बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत है हमारी बौद्ध में विरासत, आज हमें अगर अकल आ गई, समझ आ गई, तो क्या हमें अपने बुजुर्गों की उस बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत बुद्धिस्ट संस्कृति को नहीं अपना लेना चाहिए? हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि अब हम उस सड़ी गली व्यवस्था में, उस सड़ी गली संस्कृति को त्याग देंगे जिसने हमें दीनहीन बनाया, जिसने हमें गुलाम बनाया, जिसने हमें ज्ञान से वंचित रखा, जिसने हमें तरक्की से वंचित रखा, जिसने हम सबको बांट दिया, जिसने हमारा शोषण किया, जिसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिसने हमारे युवाओं की हत्या की। ऐसी सड़ी गली संस्कृति को हमको त्याग देना चाहिए। हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि हम खुद तो अपने बुजुर्गों की बौद्धमय संस्कृति में वापस आए, साथ में पूरे देश में फैले हुए अपने इस बहुजन समाज को, इन 110 करोड़ लोगों को हम लोग बौद्ध बनाएं। इसलिए हमने संकल्प लिया है इस 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में कि हम आने वाले 5 साल के बाद 14 अक्टूबर 2025 को पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि 14 अक्टूबर 2025 को देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों की संस्कृति को वापस अपनाएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं तुमने कुछ ज्यादा बोल दिया, तुमने कुछ ज्यादा बड़ा बोल दिया, कैसे कर पाओगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारी संख्या 110 करोड़ है तो क्या 10 करोड़ कोई ज्यादा बड़ी संख्या है? पहले मजबूरी थी, हमारे पास साधन नहीं थे। सोचो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब 5 लाख लोगों को लेकर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, कैसे 5 लाख लोगों तक पहुंचे होंगे? आने जाने का साधन नहीं था, फोन नहीं थे, चिट्ठी भी पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा। जब उस वक्त उन्होंने 5 लाख लोगों को लेकर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, फिर चंद्रपुर में 5 लाख लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, अलग अलग जगहों पर बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाले थे। आपको पता नहीं, जानकारी है या नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करोड़ों लोगों को उसी वक्त बौद्ध बनाने वाले थे, लेकिन उनके शरीर ने साथ नहीं दिया। 14 अक्टूबर और 6 दिसंबर, कितना दिन उनको मिला? अगर वो कुछ दिन और जी जाते तो पूरे भारत को बौद्ध में बना देते, पूरे भारत में फैली जाति व्यवस्था को खत्म कर देते। अगर हम बाबा साहेब के बच्चे हैं तो हमको संकल्प करना चाहिए, जब आज हमें समझ आ गया हम बहुजन एक हैं, हमारा खून एक है, तो हमको अपने बीच फैली जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इस व्यवस्था पे हमें चलना होगा। और साथ में अपनी इस 110 करोड़ की इस संख्या को एक सामाजिक शक्ति के तौर पर तैयार करना पड़ेगा। अपने समाज के लिए एक आर्थिक नीतियां तैयार करनी पड़ेंगी। हम खुद अपने लोगों के लिए रोजगार के साधन तैयार करेंगे, अपनी आर्थिक नीति तैयार करेंगे। हमारी संख्या ही हमारी ताकत है। दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं हम, और जब हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत रखते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए।
अपने ऊपर, जब हमारे इन बुजुर्गों ने जीवन लगा के हमें यहां तक पहुंचा दिया, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपना जीवन लगा के इनको यहां तक पहुंचा दिया, तो क्या आप और हम सब मिलके पूरे देश को बौद्ध में भारत नहीं बना सकते? जहां शोषण ना हो, जहां समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, करुणा हो, सील हो, जहां शोषण के लिए कोई जगह ना हो, जहां सबके लिए आगे बढ़ने के रास्ते हो, जहां ऐसी भावना हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना हो। और आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम देश के अंदर नहीं, पूरे दुनिया में जितने बौद्ध भिक्षु हैं उन सबको जोड़ के 1 साल के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। जितनी हमारी समाज की संस्थाएं पूरे देश के अंदर हैं उनकी एक सबकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, और उसके बाद जल्दी हम 1-2 महीने के अंदर एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं, एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, जिस ऐप के ऊपर पूरे देश में बैठे हुए लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 2025 को ग्रहण करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे। 5 साल के अंदर 10 करोड़ नहीं हो सकता 20 करोड़ लोग अपने बहुजनों के, अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आने का काम करेंगे। आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा अकेले का काम नहीं, और इसमें कोई नेता नहीं होगा। इसका पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसका नेतृत्व करेगी, हमारे बौद्ध भिक्षु इसका नेतृत्व करेंगे। इसकी जल्दी तैयारी करेंगे, पूरी रूपरेखा बना के आपके सामने जल्दी लेके आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। यकीन रखना, हम जो कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम बाबा साहेब के बच्चे हैं, बाबा साहब का खून हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए आप सब तैयार हो जाएं।